हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और नंबर सिस्टम के अंदर आज हम तीसरी क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 2 का, 4 का, 6 का, ठीक है, 8 का और 5, 25, 125 का, उसके बाद 3 और 9 का, ठीक है, यानी सारे हम 7, 11 और 13 का, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भागफल की क्रिया हम करते कैसे हैं। तो भागफल की क्रिया करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया, 65 लिख दिया। 65 को मैं 7 से भाग दे रहा हूँ तो कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं कि पूरा पूरा भाग नहीं गया और यहाँ से घटाएंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2। तो ये जो हमारे पास है ये होता है शेषफल, जो नीचे बच गया, यानी आगे भाग की क्रिया नहीं की जा सकती। तो ये क्या बच गया, शेषफल। और ये जो है ये हमारे पास होता है जिससे हम भाग कर रहे हैं, ये होता है भाजक, या जिसे हम क्या बोलते हैं, डिविज़र भी बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास क्या होता है, भाज्य होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड भी बोलते हैं। और ये जो है हमारे पास क्या है, भागफल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। ठीक है, तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि भाग की क्रिया आप सभी को आती है। तो भाग जब भी हम देते हैं तो यहाँ पे जिस भी संख्या के अंदर हम भाग दे रहे हैं वो संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे भाजक बोला जाता है, भाजक मतलब डिविज़र बोला जाता है। और जो यहाँ पे संख्या आती है, ये जैसे 65 है, 65 को हम भाज्य कहते हैं या डिविडेंड कहते हैं, और डिविडेंड कहते हैं, या फिर इसको ये जो हमारे पास आया ये कोशेंट कहलाता है। जितनी बार भाग चला जाता है वो होता है कोशेंट, और जो बच जाता है इसको हम शेषफल या फिर रिमाइंडर कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो शेषफल आया 2 हमारे पास, ये कभी भी इस भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, इससे हमेशा छोटा ही आएगा। यानी शेषफल जो है वो आप देखोगे तो वो किससे छोटा होगा, वो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शेषफल जो है वो भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या है, किससे छोटा होता है, तो वो डिविज़र से हमेशा छोटा होता है, हमेशा डिविज़र से क्या होता है, छोटा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब यहाँ पे एक और बात जो आप क्लास 7, 6 के अंदर पढ़ते हो कि भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा में भागफल और प्लस शेषफल। ये आप क्लास 6, 7 में पढ़ लेते हो। अब यहाँ पे भाज्य जो है उसको हम क्या कहते हैं, वापस वही बात पहले आपको बता दिए। अब लास्ट बार मैं इंग्लिश नेम बता रहा हूँ, तो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। भाज्य जो है वो होता है डिविडेंड, भाजक जो है वो होता है डिविज़र, भागफल जो होता है कोशेंट, और शेषफल जो होता है रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि अब भाज्य यहाँ पे कितना है, 65। तो 65 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि भाजक कितना है यहाँ पे, 7। तो 7 गुणा भागफल कितना है, 9। तो 9 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 2। आप इनको देखोगे 7 × 63 और 2 65, तो ये भी 65, ये भी 65। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कई बार हमारे काम में आता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि शेषफल जब भी 0 बचेगा तो इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा उस संख्या में भाग जा रहा है। और यदि शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आए तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि भाग की क्रिया जो है पूरी तरह से संपन्न नहीं हो रही, अर्थात पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या है, यहाँ पे जैसे 7 देखा, तो हम किसी संख्या को देख करके कैसे पहचान ले कि इसमें किसी नंबर का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो बिना भाग किए हम क्या है, इसको चेक कर सकते हैं। तो वो सारे मेथड आज हमें यहाँ पे सीखने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32 और 64 या डैश 128 आगे चलता जाएगा 256, इनका विभाज्यता का नियम क्या है। तो ज़्यादातर क्या है, 2, 4, 8 या 16 तक पूछा जाता है, उसके आगे नहीं पूछा जाता। तो ये तो हमें आनी चाहिए, बाकी आपको बता दूंगा आगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम 2 का विभाज्यता का नियम यदि हम चेक करें, ठीक है, 2 की विभाज्यता का नियम, तो हमें देखना होता है कि यदि कोई भी हमें संख्या दे रखी है, यदि उसका लास्ट डिजिट यदि इवन है, इवन का मतलब सम है, यदि लास्ट जो संख्या दे रखी है, किसी भी संख्या में इकाई का अंक यदि क्या है, सम है, तो वो संख्या जो है वो पूरी तरह 2 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। यानी लास्ट डिजिट क्या है, इवन हो, या फिर लास्ट डिजिट इनमें से हो सकती है 0, 2, 4, 6 और 8।
तो ये एक ही बात है। यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट, यदि कोई सम संख्या है या लास्ट डिजिट में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसका मतलब क्या है, उसमें पूरी संख्या के अंदर 2 का भाग जाएगा। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लीजिए ये मैंने संख्या लिख दी, तो इसमें मुझे बताना है कि 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये डिजिट, लास्ट वाली डिजिट हमें देखनी है, सिर्फ 2 के लिए लास्ट डिजिट, एक लास्ट डिजिट हमें देखनी है, इकाई का अंक देखना है। तो 4 है, तो 4 में क्या है, 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, अतः ये संख्या भी क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो 2 के लिए सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि लास्ट जो एक डिजिट है, इकाई का या यूनिट डिजिट भी इसे कह सकते हो, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो यदि इकाई के अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। तो इस पूरी संख्या में क्या है, 2 का भाग जाएगा। अब यदि मान लीजिए ये होता हमारे पास कोई संख्या 17,585, ये संख्या है, तो यहाँ पे 5 आप देखोगे लास्ट में आ रहा है, तो 5 जो है वो 2 से नहीं कटता, अतः ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है हमारे पास 2 के बाद आ जाएगा 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 संख्याओं के अंदर, लास्ट जो इकाई और दहाई, ठीक है, इन दोनों अंकों के अंदर क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास लिख दी, यही संख्या ले लेते हैं 16,824। इसमें हमें देखना है लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट 2 संख्याएं देखनी है। तो लास्ट 2 संख्याएं ये वाली हैं। इसमें देखना है कि यदि क्या है, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। यदि लास्ट 2 संख्याओं के अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है कि वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भाज्य नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा 24, 6 चौका 24 होता है, तो ये 24 तो कट जाता है 4 के पहाड़े से, तो इसलिए ये क्या है, पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। ठीक है, आप चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो। जैसे मान लीजिए एक और हमारे पास संख्या लिख दी और ये वाली संख्या लिख दी, तो इसमें हम देखेंगे लास्ट 2 संख्याएं देखेंगे, 2 डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 48 तो कट जाएगा, लेकिन 51 4 के पहाड़े से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो कितना शेषफल यहाँ पे 3 बच जाएगा। इसलिए ये संख्या जो है पूरी 4 से नहीं कटेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 के लिए हमें चेक करना है कि लास्ट 3 डिजिट, यदि लास्ट 3 संख्याओं के अंदर, यदि लास्ट कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके 3 संख्याओं के अंदर यदि पूरा पूरा 8 का भाग चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 17,524, ठीक है, ये हमने कोई संख्या लिखी। तो यहाँ पे इस संख्या के हमें लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं कि इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 8 का भाग चेक करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 × 48, तो कितने बच गए, 4 बच गए, आगे 44 तो नहीं जाएगा। तो यानी ये संख्या जो है, पूरी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। यदि मैं आपसे 16 के लिए पूछूं तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे हमने 1 डिजिट चेक किया 2 के लिए, फिर 4 के लिए 2 हमने चेक कर लिया, 8 के लिए हमने लास्ट के 3 अंक चेक किए, तो 16 के लिए कितने अंक चेक करेंगे, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट जो है वो 4 डिजिट, यानी 4 लास्ट 4 संख्याएं जो हैं, यदि उनमें क्या है 16 का भाग चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी संख्या में जो है वो 16 का भाग चला जाएगा। लेकिन यदि लास्ट 4 संख्याओं में नहीं जाता, जैसे इसमें 16 का भाग चेक करना, तो हमें ये वाली 4 संख्याओं में देखना पड़ेगा। यदि भाग चला जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या में चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे हम 32 के लिए लिखें तो 32 के लिए क्या देखना पड़ेगा, 32 के लिए लास्ट 5 डिजिट देखनी पड़ेंगी, 5 डिजिट। और 64 के लिए देखें तो 64 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 डिजिट देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे दरअसल ये हमने 2 के लिए 1 डिजिट लास्ट की चेक की, लास्ट की 1 इकाई का अंक। यहाँ पे हमने क्या है, 4 के लिए हमने लास्ट के 2 अंक चेक किए, 8 के लिए हमने 3 अंक, 16 के लिए 4 और 32 के लिए 5 और 64 के लिए 6। दरअसल अब हम देखते हैं कि ये रूल बना क्यों, किस तरीके से बना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 16 को 2 की पावर 4, इसे 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, और 64 को 2 की पावर 6, और आगे जो आएगा 128 उसे 2 की पावर 7। तो यहाँ पे हमें देखना होता है जो ऊपर पावर होती है हमें उतने ही अंक चेक करने होते हैं। 1 है तो 2 के लिए हमने कितना, 1 ही अंक लास्ट 1 डिजिट जो है वो चेक किया, अकेला लास्ट डिजिट। और यदि 2 की पावर 2 है तो हमने 2 डिजिट यानी 2 संख्याएं लास्ट की चेक की। 3 है तो पावर 3 है तो 3 संख्याएं
हमने चेक की और लास्ट 4 संख्याएं आगे, और 32 के लिए हमने पावर 5 के रूप में, 2 की पावर 5 के रूप में लिखा गया, इसलिए हमने लास्ट के 5 डिजिट जो है चेक कर लिए। तो इस तरीके से ये रूल बनता है। अब हम नेक्स्ट जो है, अब हम देखते हैं 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 5 के लिए हम देखते हैं। तो 5 के लिए हमें क्या देखना है कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक या इकाई का अंक, अंतिम अंक या इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 है तो वो संख्या जो है वो 5 से क्या है, पूरी डिविजिबल होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में यदि 5 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। अब देखिए, यदि हमारे पास कोई संख्या लिख दी 725, तो इसमें हमें देखना है 5 आ रहा है लास्ट में, 0 और 5 में से कोई एक अंक आना चाहिए, तो ये संख्या जो है वो कितने से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास 25। तो 25 के लिए हमें देखना होता है, 25 के लिए हमें चेक करना है कि अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 25 से डिविजिबल हों, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 25 का पूरा भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में क्या है, 25 का भाग चला जाएगा। अब देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1625 लिख दिया। अब मुझे क्या है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। तो 2 अंक कितने आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, तो 25 में 25 का भाग चला जाएगा, तो इसलिए ये पूरी संख्या जो है वो 25 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 18, 1 और 7 और 5, ठीक है, ये मैंने कोई संख्या लिखी। तो अब लास्ट के हमने 2 अंक देखने हैं, तो लास्ट के 2 अंक हमने देखे 75 और 25 जो है 75 जो है 25 से पूरी तरह से कट जाता है, अतः ये संख्या भी क्या है, 25 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 00 हो, क्योंकि 00 भी कट जाएगा 25 से, और या फिर 25 हो, या फिर 50 हो, और या फिर 75 हो, तो यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक ये वाले मिल जाएं आपको, इसका मतलब क्या है, वो संख्या जो है 25 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये 25 आ गया, तो ये 25 से पूरी संख्या डिविजिबल है, और जैसे यहाँ पे 75 आ गया या फिर 50 आ जाए या 00 आ जाए, तो वो संख्या जो है वो 25 से पूरी तरह से कट जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 125। तो 125 जो है, इसके लिए हमें क्या है, अंतिम 3 अंक चेक करने होंगे। अंतिम 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक 125 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या जो है वो पूरी 125 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी, ये संख्या लिख दी। अब हमें अंतिम 3 अंक चेक करने हैं, तो अंतिम 3 अंक हमने देखे कितने हैं, 250 हैं। तो 250 में 125 का पूरा भाग चला जाता है, अतः ये पूरी संख्या क्या है, 125 से कट जाएगी। इस तरीके से हमें क्या है, 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो ये बात आपको आसानी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। बात वही है, जैसे हमने 2 के लिए इसको लिखा था 5 की पावर 1, इसे लिखा जा सकता है, इसे 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, और ये कितनी है, 5 की पावर 3 है। आगे आप 5 की पावर 4 के लिए चेक करना चाहो तो आप खुद रूल बना सकते हो कि यदि जैसे 625, 5 की पावर 4 क्या होता है, 625, तो 625 के लिए आप कोई रूल लिखना चाहो तो वो क्या आ जाएगा, अंतिम के 4 अंक, कितने अंक, अंतिम किसी भी संख्या के यदि अंतिम के 4 अंक 625 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 625 से डिविजिबल हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इतना नहीं पूछा जाता, 5 का पूछा जाता है, 25 का पूछा जाता है, बस ये 25 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, 5 का और 25 का, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता। ये आप रूल आगे बना सकते हो, लेकिन कोई एग्जाम की दृष्टि से ये कोई काम की चीज़ें नहीं है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जिस पे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे पूछे जाते हैं, तो चलिए हम उसको भी देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 और 9 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो अब 3 के लिए पहले हम चेक करते हैं। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या है कि यदि किसी यदि हमें कोई संख्या दे दी जाए तो हमें सबसे पहले उसके अंदर जितने भी अंक आ रहे हैं उन सभी का जोड़ करना है, और यदि उन सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, इसका मतलब वो पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो यानी हमें किसी भी संख्या के अंकों का योग हमें चेक करना है, और यदि अंकों का योग पूरी तरह से 3 से कट जाता है तो वो संख्या जो है वो 3 से क्या होगी, पूरी तरह से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ये लिख लिया, ये हमने लिखी कोई संख्या,
तो अब इस संख्या में हमें सबसे पहले क्या करना है, अंकों का जोड़ ज्ञात करना है। तो अंकों का जोड़ हम ज्ञात करेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21। तो इन सभी संख्याओं के जो संख्या है, ये जो संख्या है इसके सभी अंकों का जोड़ कितना बन रहा है, तो 21 बन रहा है। तो 21 बन रहा है। अब हमें देखना है कि 21 जो है वो 3 से कटता है या नहीं। तो 21 जो है वो 3 से पूरी तरह से कट जाता है, अतः ये पूरी संख्या जो है वो 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 7291105। अब हमें इसको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले अंकों का जोड़ निकालेंगे और अंकों के जोड़ को हम 3 से भाग देके देखेंगे। यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब हमें यहाँ पे देखना है, 7 और 2 9, 9 और 18, 18 और 1 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे, 19 और 5 24, 19 और 5 24, और 24 में 3 का भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। अतः ये पूरी संख्या जो है वो किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अंकों का योग जो है वो किससे कटना चाहिए, यानी कोई हमें संख्या दे दी जाएगी तो उसके अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी क्या है, 9 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी 751057, ठीक है, ये हमने कोई संख्या लिख दी। अब हमें देखना है कि इनके अंकों का जोड़ कितना है। तो 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 और 5 18, 18 और 7 कितने 25। तो 25 यहाँ पे 25 बन गया, जबकि 25 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए ये संख्या भी 9 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमने एक और संख्या लिख ली 79105 और इसके बाद हमने लिख दिया 3 और 0, ये हमने कोई संख्या ले ली। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसके अंकों का जोड़ हमें करना है। तो 7 और 9 कितने 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 22 और 3 हो जाएंगे 25। अब हमें इस संख्या में देखना है कि ये संख्या जो है वो कट रही है या नहीं कट रही। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि 25 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं आते, ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी क्या, 7 और 2 9, 9 18, 18 और 1 19, 19 और 5 24। तो 7 और 9 कितने हो गए 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम ये संख्या को भी चेक कर सकते हैं कि ये संख्या जो है वो डिविजिबल है या नहीं है 9 से। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे 27 आ जाता योग, मान लीजिए ये 0 की जगह 2 होता तो फिर ये योग कितना हो जाता, 27 हो जाता, और 27 होते ही ये 9 से क्या है पूरी तरह से कट जाता, 9 3 27, तो ये संख्या जो है क्या हो जाती, पूर्णतः डिविजिबल हो जाती। इस तरीके से क्या हम किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं कि उसमें 3 और 9 का भाग जा रहा है या नहीं। सिंपल सा आपको अंकों का जोड़ ज्ञात करना है, उसे 3 से डिवाइड करके देखना है। यदि 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो 3 से पूरी तरह से वो संख्या भाग हो जाएगी, और यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये जो 9 से हम भाग करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आता है डिजिट सम का, इसका डिजिट सम का। तो अब हम डिजिट सम या अंकीय योग के बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्या है कैलकुलेशन भी आसान होती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसके द्वारा हल की जा सकती है। क्वेश्चनों को जल्दी करने का मेथड है ये। तो चलिए देखते हैं हम डिजिट सम क्या होता है, अंकीय योग क्या होता है। देखिए जो अभी अभी हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है वो दरअसल किस तरीके से आता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो जाए तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। वो आता कहाँ से रूल, तो उसको हम समझते हैं। तो यदि हमारे पास कोई भी एक संख्या, यदि मैं लिख लेता हूँ A B C और D, हमारे पास कोई भी 4 डिजिट का एक नंबर है ABCD, यानी यहाँ पे ABCD क्या है, कोई अंक है ABCD। तो इस संख्या का विस्तारित रूप क्या होगा, एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी। तो जब हम क्या है इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो हमें पता है कि ये A इकाई दहाई सैकड़े हजार, 1000वें स्थान पे A आ रहा है, तो इसलिए इसको किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा होगा। तो इसको हमने 1000 से गुणा कर दिया, यानी ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1000 से गुणा कर दिया। चलो एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। और फिर B जो है वो क्या है 100 प्लेस डिजिट है, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 100 से, यानी सैकड़े का डिजिट है तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे। ये संख्या का विस्तारित रूप होता है। और आगे क्या है प्लस C, तो C जो है वो 10 डिजिट है या फिर दहाई का अंक है, तो इसको हम दहाई यानी 10 से क्या है गुणा करेंगे। और प्लस D जो है वो इकाई का अंक है, तो D अकेला ही रहेगा। तो ये हमने 4 अंकों की कोई भी संख्या को इस तरीके से लिख लिया। दरअसल कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 5 और 3 9 है, इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 1000
ये आपको स्थानीय मान पढ़ाया था तब भी बताया था। और 5 गुणा में क्या लिख सकते हैं 100, और प्लस 3 गुणा में क्या लिख सकते हैं 10, और प्लस में 9 लिख सकते हैं। तो ये है संख्या। किसी भी संख्या का जो एक्चुअल फॉर्म है वो इस तरीके से होती है, किसी भी संख्या को हम एक्चुअल में इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन क्या हम ये दरअसल इसी का ही शॉर्ट फॉर्म हमने इस तरीके से बना दिया। एक्चुअल में संख्या इस तरीके से लिखी जानी चाहिए, लेकिन अब इतना बड़ा नंबर यदि हम, क्योंकि कैलकुलेशन हम बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, डेली लाइफ में भी हम इसका यूज करते हैं, तो इतना बड़ा नंबर जैसे ये 7539 लिखा हुआ है, तो इसको इतना बड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बेकार लगने लगेगा। इसलिए हमने इसका ही छोटा फॉर्म ये वाली बना दी कि हमने क्या इस 7 को क्या है, इसका यहाँ पे 7 आएगा, उसका स्थान हमने निर्धारित कर दिया। यदि 1000वें स्थान पे है तो 1000 से गुणा होगा, यदि वो सैकड़े स्थान पे कोई अंक आता है तो उसको 100 से गुणा करके इसका मतलब होगा, और यदि कोई दहाई के स्थान पे आता है उसको मतलब 10 से गुणा करना है, और यदि कोई इकाई के स्थान पे आता है तो उसको आप 1 से गुणा कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो 9 को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 लगाते ही नहीं। तो इस तरीके से क्या है, इस संख्या का एक्चुअल में ये रूप है। अब यहाँ पे हमें क्या है, इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है वो 9 से पूरी तरह से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले मुझे इसको, इस संख्या को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या है 1000 A और 100 B और 10 C और प्लस D है, इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या मैं इस संख्या को इस तरीके से लिख सकता हूँ 999 A प्लस ये 100 B था, मैंने इसमें से 99 B तो इधर लिख लिया, प्लस ये क्या है 10 C था तो मैंने इसमें से 9 C को इधर लिख लिया, और प्लस यहाँ से आप देखिए ये 1000 A था, ये 1000 A था, लेकिन इसमें से 999 A मैंने इधर लिख लिया, तो एक A जो बचा मैंने उसको लास्ट में लिख दिया। उसके बाद ये 100 B था तो 99 B मैंने इधर लिखा, तो एक जो B बचा मैंने इसको लास्ट में लिख दिया। और ये जो 10 C था इसमें से 9 C तो मैंने इधर लिख दिया, और एक जो C बचा मैंने इधर लिख दिया, और उसके बाद D तो बचा हुआ ही है, तो D को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक्चुअल में संख्या इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा काट छांट के लिखें तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप क्या, इसको 9 से, पूरी संख्या को हमें क्या है 9 से भाग देना है, तो हमें इस पूरी संख्या को हमें चाहे इसको 9 से भाग दे दो, चाहे इसको, बात एक ही है। तो मान लीजिए हमें क्या है इसको 9 से पूरी तरह से भाग करना है, तो आप देखोगे 9 से ये संख्या पूरी तरह से कट रही है, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे भी ये संख्या भी पूरी, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है तो कट जाएगी, ये भी 9 का मल्टीपल होने की वजह से कट जाएगी। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि उसके अंकों का जोड़। अब देखिए ये क्या थे, अंक थे ABCD, तो बीच में क्या आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है, इसका मतलब अंकों का जोड़ यदि 9 से, यानी पूरा ये ब्रैकेट वाली वैल्यू यदि 9 से कट गई तो इसका मतलब ये पूरी संख्या, क्योंकि ये 3 नंबर तो कट ही रहे हैं, उसके साथ ये चौथा नंबर जो आएगा प्लस में वो भी कट गया, इसका मतलब ये सारी संख्याएं जोड़ के भी 9 से कट जाएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ यदि 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या जो है वो 9 से कट जानी चाहिए, कट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया कि अंकों का जोड़ यदि 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अब यहां से आता है एक डिजिट सम का कॉन्सेप्ट, डिजिट सम या अंकीय डिजिट सम। तो हम डिजिट सम को पढ़ते हैं। डिजिट सम क्या होता है, तो यदि हम किसी भी संख्या के यदि हम किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए, 9 से विभाजित किया जाए तो जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है वहीं उस संख्या का डिजिट सम होता है, डिजिट सम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जब भी हम किसी भी नंबर को क्या है 9 से डिवाइड करेंगे तो उस समय जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो ही क्या है, डिजिट सम है। डिजिट सम कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होना ही चाहिए। अब देखिए डिजिट सम, जैसे मान लीजिए मेरे पास 7, 5 और 3, 9, ये हमारे पास कोई संख्या है। अब इसका मुझे डिजिट सम चेक करना है, डिजिट सम कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको 9 से डिवाइड करूंगा। तो 9 से डिवाइड का रूल क्या है कि अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो इन अंकों का मैं जोड़ करता हूं पहले। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 में फिर से 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15। फिर 15 में हम क्या है 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24।
यहाँ पे हमारे पास इसका जो डिजिट सम है वो कितना आ गया 24। लेकिन 24 में भी आप देखो डिजिट सम क्या होता है, डिजिट सम हमेशा आपको क्या है एक सिंगल डिजिट के अंदर लेना है, सिंगल डिजिट। और डिजिट सम जो है, क्योंकि हमें जानते हैं कि जब भी किसी संख्या को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये शेषफल जो है वो 9 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था जिससे भाग दिया जाता है शेषफल हमेशा उससे क्या आता है, कम आता है। तो 9 से कम आना चाहिए, सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, ये तो आ गया 24। अब 24 में हम फिर इसका डिजिटल सम करेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से इसका जो डिजिट सम है वो कितना आ गया 6 आ गया। यानी इस पूरी संख्या का हम डिजिट सम कितना कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 6, 8, 2, 7, 1 और 9, 0 और 3, और उसके बाद हम लिख लेते हैं 5। ये इतना बड़ा हमने कोई नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या है, इसका डिजिट सम चेक करना है। तो सबसे पहला तरीका तो वही होगा, अलग अलग अंकों को जोड़ते जाओ और फिर डिजिट सम आप निकालो। एक तरीका ये भी है, क्योंकि 9 जब योग 9 बनेगा, संख्याओं का जोड़ 9 बनेगा तो वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। जहां जहां पे हमें डिजिट सम 9 दिखेगा, जैसे यहाँ पे आप देखो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 वाला तो कट जाएगा नंबर। तो हम 9 को क्यों ना पहले ही हटाते चले। जैसे आप देखोगे 7 और 2 9, तो ये 9 बन गया, तो 9 को हमने हटा दिया। ये 9 था, इसको भी हमने हटा दिया। ये 8 और 1 9 था, तो ये भी हटा दिया हमने, क्योंकि 9 डिजिट सम बनेगा, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ये 6, 6 और 3, ये भी 9 बन गया। अब देखिए क्या बच गया, 0 और 5 बच गया। तो इसको जोड़ेंगे तो इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिजिट सम ज्ञात करेंगे, न कि ऊपर वाले तरीके से पहले इनको जोड़ेंगे फिर ये जोड़ आएगा फिर इनको जोड़ते रहेंगे आगे। तो इस तरीके से न करके हम क्या देखेंगे, 9 जहां पे बन जाएगा डिजिट सम उसको हम हटाते जाएंगे, बाकी जो आएगा उसको हम लिख लेंगे। अब एक बात और, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 भी लिख देता तो ये संख्या इसमें 5 और 4 बच जाते, तो 5 और 4 को जोड़ते यहाँ पे डिजिट सम कितना आ जाता, 9 आ जाता। डिजिट सम कितना आ जाता, 9 आ जाता। तो यहाँ पे डिजिट सम जो है वो 9, डिजिट सम जो है यदि कितना आ जाए, यदि डिजिट सम आपके पास 9 आ जाए तो इसको आप क्या कह सकते हो कि इसका डिजिट सम 0 आया। एक ही बात है, डिजिट सम 9 कह सकते हो या फिर आप डिजिट सम 0 भी कह सकते हो, दोनों ही बातें क्या है, एक है। यानी डिजिट सम 9 को हम क्या कह सकते हैं, डिजिट सम 0 भी कह सकते हैं। ये बात आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। इसका आप चाहे डिजिट सम 9 बोल दो चाहे 0 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या है, हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि डिजिट सम हम कैसे किसी संख्या का निकालते हैं। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इस पे क्या है आधारित बहुत सारे हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और इससे कैलकुलेशन कैसे आसान होती है वो भी आप देखिएगा। चलिए, अब हमने कुछ कैलकुलेशन लिख ली है, तो इसको हम डिजिटल सम या डिजिट सम अंकीय योग के आधार पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस कैलकुलेशन को हम आसान बना सकते हैं। जैसे 5471 को गुणा 725 से करने, हमारे पास आंसर ये आ गया। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिजिट सम, लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिट सम है वो किसके बराबर होता है, राइट हैंड साइड के डिजिट सम के बराबर होता है। किसी भी कैलकुलेशन में राइट हैंड साइड के डिजिट सम के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी कैलकुलेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो डिजिट सम आएगा वहीं राइट हैंड साइड का डिजिट सम आना ही चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे हम देखेंगे, इसका हम डिजिट सम फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने कहा था जहाँ पे 9 बन जाए उसको हटा देना। 5 और 4 9 को हटा दिया, तो 7 और 1 8। तो यहाँ पे डिजिट सम कितना बना, इस वाले पूरे नंबर का डिजिट सम कितना आया, 8। अब इसमें देखना 7 और 2 9, हटा दिया, कितना बचा 5। तो बीच में गुणा है तो गुणा लगा दोगे, तो 8 गुणा में 5, 8 पंजा कितना हो जाएगा 40। यानी जो यहाँ पे ऑपरेशन दे रखा है, यानी जो यहाँ पे संक्रिया दे रखी है, गुणा है तो बीच में गुणा आएगा, बीच में जैसे प्लस लिया तो प्लस वाला एग्जाम्पल भी लिया है, भाग वाला भी लिया है और माइनस वाला, सारे एग्जाम्पल मैंने ले लिए। कैलकुलेशन कैसे हम आसान करेंगे, तो 8 पंजा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 40 में देखोगे 4 और 0 को जोड़ोगे तो डिजिट सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम है वो कितना आ गया, 4 आ गया। इस पूरे का डिजिट सम कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें इधर भी चेक करना है कि इसका डिजिट सम भी 4 आएगा या नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा। ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से मोबाइल से करके यहाँ पे लिख दी गई है। तो अब देखते हैं, ये 9 बन गया, इसको हटा देते हैं। और उसके बाद क्या है, 7 और 7 14, 7 और 7 14 हो जाएंगे, 14 और अच्छा पहले इसको 5 और 4 को हटा देते हैं, 5 और 4 को भी हटा दिया। 7 और 7 कितने 14, 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 और 5 19,
19 और 3 कितने हो जाएंगे, 19 और 3 यहाँ पे डिजिट सम कितना बन गया 22, और 22 में ये 2 और 2 को जोड़ेंगे वापस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो इधर भी डिजिट सम कितना आया 4, और इधर आंसर का भी डिजिट सम कितना आया 4 आया। तो इस तरीके से क्या है, हमें कोई भी कैलकुलेशन में हमें ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम आएगा इधर भी राइट हैंड साइड का भी उतना ही डिजिट सम आएगा। एक बार और देखना चाहोगे तो देखिए आप पहले जो 9 बनेगा उसको हटा देना है, तो ये 5 और 4 9 बन गया, इसको हटा दिया, 7 और 1 8 बना तो 8, यहाँ पे हमने देखा 7 और 2 9 बना, इसको हटा दिया 5 बच गया, तो बीच में जो गुणा है तो गुणा लगाओगे 8 पंजा 40, तो 40 में 4 और 0 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, डिजिट सम इधर 4 बना। अब इधर भी 4 ही बनना चाहिए था डिजिट सम, तो इधर भी हम देखते हैं, एक तो 9 बन रहा था, 9 को हटा दिया, 5 और 4 भी 9 बन रहा है, 9 को हटा दिया, 7 और 7 14, और 14 को आप जोड़ोगे तो 1 और 4 में 14 इस तरीके से लिखा जाता है 1 और 4, तो 1 और 4 कितने 5, ऐसे भी आप जोड़ सकते हो या पहले सारे अंकों को जोड़ लो, तो 7 और 7 14, 14 और 5 कितने हो जाएंगे 14 और 5 19, 19 और 3 22, तो 22 2 और 2 इसको वापस जोड़ दीजिए, तब तक जोड़ना है जब तक हमें एक इकाई अंक के अंदर नहीं मिल जाता, ठीक है, यानी एक डिजिट के अंदर हमें नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, तो ये हमारे पास डिजिट सम इधर भी 4 आया इधर भी 4 आया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला दूसरा एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं। इसके अंदर क्या आप देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे 7 है, तो पहले तो 9 को हमें हटा देना है, तो 7 और 2 9 बन गया, 9 को हटा दिया, 5 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो ये पूरा 9 बन रहा है। 9 को आप 0 लिख सकते हो, तो यहाँ पे डिजिट सम हमें कितना मिल गया 0 मिल गया इस पूरी संख्या का, तो ये 9 बन गया, 9 को हटा सकते हैं, और 6 और 1 कितना हो गया 7, तो यहाँ पे हमें डिजिट सम कितना मिल गया 7 मिल गया। तो ये 0 है ये 7 है, तो 0 बीच में प्लस का निशान है, तो 0 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें डिजिट सम कितना मिल गया लेफ्ट हैंड साइड का 7 मिल गया। अब इधर भी देखना है हमें 7 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, यदि 7 मिल रहा है तो ये कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज क्या होगी गलत होगी। अब देखते हैं, ये 7 है, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और ये 4 4 और 3 कितने हो जाएंगे ये 7, तो यहाँ पे भी डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसलिए क्या है ये कैलकुलेशन सही है, ठीक है। अकेला हम कैलकुलेशन से नहीं बता सकते, लेकिन जब हमें ऑप्शन दिए होंगे तब हमें, यानी समझाने का पर्पज यहाँ पे ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम जो है राइट हैंड साइड के डिजिट सम के बराबर आएगा। हो सकता है कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ और भी नंबर कर दिए जाए तो भी ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये 7 ही बनाना है, तो यहाँ पे 4 और इस 2 को पहले लिख लीजिए, 1 को बाद में लिख लीजिए, तब ये जो इनका जोड़ है वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन डिजिट सम 7 ही रहेगा, ठीक है। तो डिजिट सम हमारी कैलकुलेशन को आसान करता है, ऑप्शन एलिमिनेशन ऑप्शन को हटाने में हमारी मदद करेगा। जरूरी नहीं कि डिजिट सम दोनों तरफ बराबर है तो वो कैलकुलेशन बराबर ही होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन मैंने अपने हाथ से करके यहाँ पे लिखा था, इसलिए इनका 7 7 आया तो बराबर है, तो इसलिए बराबर इसको कह सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन कहाँ पे जो है, कैलकुलेशन भाग के अंदर, ये तो हमने देख लिया, यदि गुणा बीच में लगा हुआ है तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं डिजिट सम की, और यदि बीच में प्लस है तो प्लस का मतलब प्लस कर देना है दोनों को, तो प्लस करके हमने लिख दिया। अब जैसे 541 में हमने भाग देना 5 का, ठीक है, तो ये हमारे पास इतने सारे आंसर ऑप्शन में लिख रखे हैं। ए ऑप्शन में मान लीजिए ये आंसर दे रखा है, बी में ये, सी में ये, और डी में ये ऑप्शन दे रखा है हमें आंसर। और मान लीजिए हम यहाँ पे तो हमने छोटी संख्या ली है, लेकिन मान लीजिए बड़ी संख्या होती तब भी उसमें भाग में कुछ ऑप्शन इस तरीके से हमें कई बार कैलकुलेशन आ जाती है, ठीक है, तो कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे हमें देखना है ऊपर डिजिट सम देखना है, तो 5 और 4 9, तो ऊपर क्या बच गया 1 बच गया, नीचे क्या बच गया 5। अब यहाँ पे डिजिट सम बटा वाली संख्याओं को हम कैसे निकालें, वो मेन पर्पज है हमारा सीखना, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर देखो 5 और 4 कट गया तो कितना ऊपर 1 और नीचे क्या बच गया 5, लेकिन यहाँ पे डिजिट सम तो 1/5 तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 1/5 को हम डिजिट सम सिंगल डिजिट के अंदर बनाएंगे, लेकिन ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं, हम इसको क्या है एक इंटीजर फॉर्म में हमें चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर यहाँ पे चाहिए होता है, तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है डिजिट सम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या है, इसको हमें क्या है एक पूर्णांक फॉर्म में लेके आना है, तो इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव पूर्णांक फॉर्म में लेकर के आना है। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे हमें क्या करना होता है, नीचे हमें कोशिश ये करनी होती है कि बटा में हम किसी तरीके से डिजिटल सम 1 बना दें। तो नीचे हम डिजिटल सम 1 बनाने के लिए मैं इसको क्या करूंगा 2 से गुणा करूंगा, और यदि मैंने 2 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के हमारे पास ऊपर तो बन गया 2 बन गया, और नीचे क्या बन गया 5 दूनी 10, और 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 बन गया। अब नीचे देखोगे 5 दूनी 10, तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, यानी नीचे डिजिट सम कितना बन गया 1, और ऊपर डिजिट सम कितना है 1, यानी 2/1, यानी इस पूरे का डिजिट सम कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नीचे बटा में 1 है तो 1 को हम हटा सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास 541 बटा में 5 का डिजिट सम कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें इधर चेक करना है कि क्या डिजिट सम 2 आ रहा है कहीं पे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं,
ऑप्शन को हम चेक करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन ही दे रखे होते और हमने इसको भाग नहीं करते, हमने इसको बिना भाग के हमने ये चेक कर लिया कि इसका डिजिट सम कितना आएगा। वैसे 5 से भाग करना बिल्कुल आसान है, लेकिन मान लीजिए कैलकुलेशन करने का हम तरीका सीख रहे हैं, तो उस पर्पज से आप देखिएगा। तो 541 में हमने क्या किया, इसको हमने डिजिट सम 2 में चेंज कर लिया। पहले ऊपर नीचे हमने 1 बना लिया और ऊपर जो है जो भी बनेगा वो हमारा क्या डिजिट सम हो जाएगा। यदि नीचे 1 बनाने की कोशिश करनी है, अब 1 कैसे बनाएंगे, किस तरीके से 1 बनाया जा सकता है, वो आगे हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस वाले ऑप्शन को। तो 8 और 1 9, ध्यान दीजिए पॉइंट बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट यदि कैलकुलेशन पूरी की है, अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम काम नहीं करता। जब अलग-भग में आंसर दे रखा हो, आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी वो आंसर डिजिट सम जो है उसका बराबर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये बात आपको और ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, 1 और 8 कितने हैं, 9 हो गए, तो इसको हमने हटा दिया। अब इसका डिजिट सम देखना है, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका डिजिट सम कितना आएगा, 4। लेकिन हमारे पास आना कितना चाहिए था, 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए था। तो ये वाला आंसर हो नहीं सकता, इसको हमने काट दिया। अब देखिए इन सभी को जोड़ लेना, 7 और 5 12 और 1 13। 13 का मतलब यहाँ पे भी कितना बनेगा, 4, क्योंकि 13 में क्या आएगा, 1 और 3 आएगा, इनको वापस जोड़ेंगे तो 4, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमें डिजिट सम कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 8 और 1 9 हटा दिया, डिजिट सम कितना बच गया, 3। अतः 3 वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखते हैं 8 और 1 9, तो डिजिट सम कितना बच गया, 2। तो इसलिए क्या है, ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, हम कैलकुलेशन को बिना हल किए, किसी भी कैलकुलेशन को हम कई बार क्या है आसानी से उसके आंसर तक पहुंच जाते हैं, डिजिट सम का यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिजिट सम 2 बन रहा है, अतः यही आंसर हो सकता है। ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये तो रही बात कि डिजिट सम हम किस तरीके से इस भाग वाले में अप्लाई करें। उसके बाद क्या है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे नीचे यहाँ पे हमने 1 बनाया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे किससे गुणा करना है, तो वो पहले से हमारे दिमाग में होनी चाहिए कुछ संख्याएं। जैसे नीचे यदि 5 आ जाए तो उसको हमें 2 से गुणा कर लेना है और ऊपर भी 2 से गुणा कर लेना है। तो ये देखिए 5 दूनी 10, नीचे तो 10 बन जाएगा, डिजिटल सम 1 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि नीचे क्या है, 2 आ जाए, नीचे बटा में 2 है, तो उसको हमें क्या करना है, 5 से गुणा कर लेना है। तो ऊपर भी कितने से गुणा हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यदि नीचे क्या है, नीचे यदि हमें 7 दे रखा हो, तो हमें इसको किससे गुणा करना है, तो हमें इसको क्या 4 से गुणा कर लेना है। 7 चौका 28, 28 में 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 0। तो नीचे यदि 4 से गुणा किए तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि नीचे 4 है तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि हम देखें तो हमारे पास क्या नीचे आ सकता है, 8। तो 8 यदि नीचे है तो 8 को हमें 8 से गुणा कर लेना है, 8 को 8 से गुणा करना है। 8 8 64, 64 में 6 और 4 को जोड़ेंगे, वापस 10 बनेगा और 10 में 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, पता होनी चाहिए। इतनी सी बातें आपको क्या है, पता होनी चाहिए। यदि आप इतनी बातें जानते हो तो डिजिट सम आप क्या है, आसानी से किसी भी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर पाओगे, किसी कैलकुलेशन के अंदर। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी भी कैलकुलेशन के बटा में 3 डिजिट सम बन रहा हो, ठीक है, और यदि क्या है बटा में 6 बन रहा हो, यदि बटा में क्या है 9 आ जाए, डिजिट सम यदि बटा में क्या है 6 बन जाए, 3 बन जाए, 9 बन जाए, तो वहाँ पे क्या है डिजिट सम से हम कैलकुलेशन को हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसे 1 बनाना संभव नहीं है और ये बटा में ऐसे ही पड़े रहेंगे, और ऐसे पड़े रहेंगे तो कैलकुलेशन होगी नहीं। जैसे यहाँ पे 5 था, 5 की जगह यहाँ पे 3 होता तो इसको डिजिट सम से चेक नहीं किया जा सकता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि यहाँ पे 6 होता तो भी इसे हम चेक नहीं कर सकते थे, क्योंकि 3, 6 और 9 को 1 बनाना संभव नहीं है किसी संख्या से गुणा करके। ठीक है, डिजिट सम 1 नहीं लाया जा सकता। इसलिए ये 3 नंबर आए तो फिर आपको किसी और मेथड पे जाना चाहिए। अदरवाइज आपको क्या है 5, 2 या फिर 8, 4, 7 इनमें से कोई संख्या दिखे तो आप गुणा करके ये जो नंबर आपके सामने बताए हैं उसमें से आप किसी संख्या से गुणा करके उसे 1 में चेंज कर सकते हो और फिर आप डिजिट सम अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई संख्या लिख दी 907392 माइनस, इसमें से ये वाली संख्या घटानी है, तो हमारे पास आंसर इनमें से कोई एक है, आंसर इनमें से कोई एक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, ये पहले जो सॉल्व किया हुआ था इसलिए इसको दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा 907392 ये हमारे पास कोई संख्या है, इसमें से माइनस वाला, जैसे हमने यहाँ पे देखा गुणा आ रहा था और यहाँ पे क्या है प्लस आ रहा था, और फिर हमने
भाग वाला भी देख लिया, अब हम माइनस वाला देखते हैं, बीच में घटाव का निशान आ जाए तब डिजिटल सम कैसे हम चेक करेंगे। तो जैसे 7 यहाँ पे डिजिट सम बन जाता और यहाँ पे इस वाली कैलकुलेशन का 5 बनता, तो 7 में से 5 डिजिट सम कितना बन जाता 2। तो इधर भी हमें चेक कर लेना था डिजिट सम 2 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये तो होगा सिंपल मेथड, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन ली है वो थोड़ा इससे हटके है, तो वही आपको समझाने के पर्पज से है, तो वो आप देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे 9 डिजिट सम इसका चेक करते हैं, तो 9 तो हट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी हट जाएगा, 9 ये भी हट जाएगा। कितना डिजिट सम इसका आया 3। इस पूरे नंबर का डिजिट सम हमें पहले यहाँ लिख लेना है। उसके बाद 5 और 4 9, ये हट जाएगा, 7 और 2 9, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे डिजिट सम कितना आया 5, और बीच में क्या है माइनस। अब 3 में से 5 घटाएंगे तो डिजिट सम कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। डिजिट सम कितना आ जाएगा माइनस का 2। लेकिन डिजिट सम हमेशा क्या है पॉजिटिव में हमें लाना है, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी माइनस में आए तो हमें क्या करना है, -2 के अंदर, जैसे यहाँ पे -2 आया, तो जब भी क्या है डिजिट सम माइनस में आपको मिलेगा, हमें क्या करना है, इसके अंदर 9 ऐड कर देने हैं, यानी 9 जोड़ देना है इसके अंदर। तो 9 जोड़ेंगे तो 9 में से 2 कम हो जाएंगे, तो इसका डिजिट सम किसमें प्लस में आ जाएगा 7। तो यानी इसका आप डिजिट सम माइनस का 2 भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, और आप 7 भी कह सकते हो। तो इसका डिजिट सम कितना हो गया 7 भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो या तो डिजिट सम इसका -2 आप कह दो या फिर 7 कह दो। तो हमें 7 से इसकी कैलकुलेशन जो है चेक करनी है। अब देखिए हमें डिजिट सम हमें देखना है कि 7 कहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है ये 9, अब इसका मैं घटाव नहीं कर रहा, मैं इसका डिजिट सम से क्या है चेक करूंगा कि इसका आंसर जो है वो कौन सा सही है। तो जैसे मैंने इसको चेक किया, ये हो गया 9 और ये 4, 4 और 3 7, तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो ये आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कि पक्का यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका डिजिट सम 7 बन रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। अब ये कट गया, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 बन रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें हम देखेंगे 6 और 3 9, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इसका भी डिजिट सम कितना बन रहा है 7 बन रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो उसके बाद है 7, 7 और 2 9, 5 और 4 9, और 3 और 1 4, तो इसका डिजिट सम 4 बना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यानी कुल मिला के हमने 2 ऑप्शन को तो हटा दिया, यानी ये वाला और ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब ये वाला ऊपर वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, लेकिन कौन सा आंसर सही है इसको हमें चेक करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो देखिए आप किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो सबसे पहले हम 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी लास्ट में 0 आनी चाहिए, दोनों जगह आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 में से हम यदि 7 माइनस करेंगे, तो 9 में से 7 माइनस करते ही क्या आना चाहिए, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, यानी ऑप्शन जो है वो ये वाला राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 वाला आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे लास्ट में 2 आना चाहिए, इसलिए 2 वाला आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या हम इसे चेक कर सकते हैं आसानी से। ऐसे जरूरी नहीं कि हमें डिजिटल सम आंसर तक पहुंचा ही देगा, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है कि डिजिट सम जब काम करना बंद कर दे तब हमें किसी और दूसरे रास्ते पे चलना चाहिए आंसर तक पहुंचने के लिए। लेकिन पूरी कैलकुलेशन हम किन्हीं क्वेश्चनों के अंदर करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन डिजिटल सम से वगैरह वगैरह यूनिट डिजिट से हो जाएंगे तो उसको हमें हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब जैसे ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको ये बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम राइट हैंड साइड के बराबर होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यदि आपको इतनी चीज़ें याद हैं तो आप 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से जानते हो और डिजिट सम का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। इसका हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इस पर हम 1-2 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपकी और भी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अब देखिए हम पढ़ते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो जब भी आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो वैसे 6 के लिए हमारे पास प्रॉपर जो है नियम नहीं है, तो 6 को हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए हमें 6 को ऐसे 2 संख्याओं के अंदर तोड़ना पड़ेगा जो कि आपस में क्या हो, को प्राइम हो। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो इसके 2 फैक्टर 2 और 3 हैं जो कि आपस में क्या है, को प्राइम भी हैं, ठीक है, जिनका गुणा करके 6 भी आ रहा हो। तो 2 गुणा 3 इसको लिखा जा सकता है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम भी होने चाहिए। तो अब यदि इस तरीके से इस नंबर को इस तरीके से यदि लिखा जा सकता है, तब हमें देखना है यदि कोई नंबर 2 से कट जाए और यदि 3 से कट जाए तो वो नंबर 6 से भी क्या है, पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7, 2, 8, 1 और 3, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया। अब ये देखना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से चेक करना है। तो क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है अतः ये 2 से नहीं कटेगा।
इसलिए क्या है, इसको हम इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा तो 6 से कटने की स्कोप नहीं है। तो ये इसलिए ये वाला पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया आगे, मान लीजिए अब ये संख्या बन गई। अब हमें इसको चेक करना है, तो सबसे पहले 2 का चेक करना है। 2 में इकाई का अंक जो है सम होना चाहिए, तो सम है, तो ये 2 से तो कट जाएगा। 3 से चेक करना है, तो सभी अंकों को जोड़ के हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है। तो 7 और 2 9, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 9 कितने हो जाएंगे 18 और 9 27। तो 27 में क्या है 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी ये नंबर 2 से भी पूरा पूरा कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये क्या है नंबर 6 से भी कट जाएगा। इस तरीके से आपको क्या है चेक करना है, क्योंकि इसके अंकों का जोड़ कितना बनना था 27, तो 27 में 3 का भाग जाता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हम सीख ही चुके हैं, तो इसलिए क्या है 27 से भी ये कट जाएगा और ये 2 से तो कट ही रहा है, तो इसलिए ये पूरा नंबर जो है वो 6 से कट जाएगा। इस तरीके से हमें किसी भी क्या है कोई और नंबर जिसका कोई स्पेशल रूल नहीं है और उसको हम को प्राइम के गुणा के रूप में लिख के उसको हम उसका डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 18 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 18 का चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसको 2 गुणा 9 लिखा जा सकता है। तो ये दोनों नंबर आपस में क्या है को प्राइम है। तो हमें इसको चेक करने के लिए हमें यदि किसी संख्या में 2 का भाग जाता है और 9 का भी भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में क्या है 18 का भाग भी चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कई बार पूछ लेता है कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 72 से कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 72 को हमें ऐसे 2 नंबर के अंदर तोड़ना है जिनका गुणा कितना हो, जिनका गुणा उसी संख्या के बराबर हो 72 के बराबर, और ये आपस में दोनों क्या है को प्राइम हो। को प्राइम आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिसमें क्या है एक के अलावा कुछ और कॉमन ना आए। तो 8 गुणा 9 लिखेंगे, ठीक है 8 गुणा 9 लिखेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। वैसे इसको 12 गुणा 6 भी लिखा जा सकता है, लेकिन 12 और 6 में तो 6 ही कॉमन आ गया, तो वो को प्राइम नहीं रहेंगे, तो इसको को प्राइम रूप में आपको लिखना जरूरी होता है। तो 8 गुणा 9 के रूप में इसे लिखेंगे, तो ये नंबर 72 से डिविजिबल होगा। यदि 8 से भी कट जाता है 9 से भी कट जाता है, ठीक है। ऐसे 77 से यदि हमें चेक करना है तो इसको कैसे लिखेंगे 7 गुणा 11, तो हमें 7 से चेक करना पड़ेगा, 11 से चेक करना पड़ेगा। आगे हम 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे पास क्या है डिविजिबिलिटी रूल 6 का, या फिर को प्राइम के रूप में किसी भी संख्या को हम तोड़ के डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद देखिए 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं। यदि कोई हमारे पास संख्या जो है वो 5, 9, 2 और 2, मान लीजिए ये संख्या कोई लिखी हुई है, तो अब इस संख्या में हमें देखना है कि 7, 11 और 13 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इकाई के अंक से स्टार्ट करते हुए हमें क्या है इसके 3-3 संख्याओं के क्या है पेयर बना लेने हैं। तो 3-3 संख्याओं के, ये तो एक बच गया तो एक ही नंबर ले लीजिए, या फिर इसके आगे आप 0, 0 लगा सकते हो, तो ये भी 3 नंबर का पेयर बन गया। तो यहाँ से 3 संख्याएं, ये 3 संख्याएं, तो हमें क्या करना है इन दोनों का अंतर लेना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो 922 में से कितना घटाना है 5 घटाना है, ठीक है। तो 922 में से जब आप 5 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 900, कितना बचेगा 17, 900 कितना बच जाएगा 17 बच जाएगा। अब 917 हमें देखना है, यानी ये आपको वैसे ही भाग कर सकते थे, इसमें कोई लिखने वाली जरूरत है नहीं। तो जब हम इसको क्या है पूरी तरह से इस वाले जोड़े में से ये वाली चीज घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 917 बचेगा। अब 917 हमें देखना है क्या इसमें 7 का भाग जाता है, तो हमें 7 का भाग इसमें करके देखेंगे तो 7 का भाग चला जाता है। तो जब 7 से ये पूरी संख्या, ये वाली संख्या हमें देखनी है। दरअसल ये संख्या 4 अंकों की थी, 4 को हमने काट के 3 अंकों कर लिया। अब 3 अंकों की हमें संख्या को चेक करना ज़्यादा आसान है, ठीक है, इसलिए हमने इस संख्या को छोटा कर लिया। अभी तो ये संख्या ये भी छोटी थी, इसमें भी भाग हम करके चेक कर सकते थे, लेकिन जब ये बड़ा नंबर हो जाता तब दिक्कत आती है। अब ये आ गया 7 से तो ये डिविजिबल है, लेकिन इसको 11 से चेक करेंगे तो 11 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 13 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करेंगे तो 13 का भाग देके देखते हैं, और 13 7 91 होता है और 7 बच जाएगा, तो ये भी 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इस संख्या में क्या है, इस पूरी ये जो संख्या है इसमें अकेला 7 का भाग जाएगा, न तो 11 का भाग जाएगा और न ही 13 का भाग जाएगा। तो इस तरीके से क्या हम जोड़े बना करके चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्या है आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर हमारे पास ये लिखा हुआ है 1 2 4 7 8 3 7 5, ठीक है। अब हमें लास्ट के अंक से हमें स्टार्ट करते हुए 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं। ये 3 अंकों का एक सेट बनेगा, ये 3 अंकों का एक सेट बनेगा, और ये 2 ही अंक बच गए तो इसके आगे आप 0 लगा सकते हो। तो इसमें क्या है कुल 3 सेट बन गए। ये संख्या आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या, ये तो हमने छोटा पहले वाला एग्जाम्पल लिया था, अब ये बड़ा एग्जाम्पल है। अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देखोगे ये जो
तीन, यहाँ पे अब तीन सेट बन गए। तो 3 सेट जब भी बन जाए तो हमें क्या करना है, एक सेट को छोड़ते हुए आपस में जोड़ देना है। इन दोनों का जोड़ होगा। मान लीजिए कुछ और भी आगे कोई और एक आधा और सेट बन जाता तो इन दोनों का जोड़ हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का तो जोड़ करना और बीच वाले को घटा देना। ठीक है, तो इन दोनों का हम जोड़ करेंगे तो 375 में आप 12 जोड़ोगे तो 387 बन जाएगा, और ये है 478। इसको आप घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 1 और 91, कितना बनेगा 91। तो यहाँ पे इनका अंतर हमने ले लिया तो कितना बन गया 91। अब देखिए ये कितना छोटा नंबर आ गया 91। तो 91 को हम चेक आसानी से कर सकते हैं। पहले 7 से चेक करेंगे तो 7 से डिविजिबल है, उसके बाद हम 11 से चेक करेंगे, 11 से डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 13 से, तो 13 7 91 होता है, तो 13 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये जो अंतर आया ये 7 और 13 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर जो है ये एक तो 7 से कटेगा और एक 13 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से क्या है, हम किसी भी संख्या का हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 7, 11 और 13 से। ठीक है, वैसे 11 का एक स्पेशल भी डिविजिबिलिटी रूल है जिसको हम अभी देखने वाले हैं। 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल जानने से पहले आपको 1-2 बातें और पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी हमने पढ़ा 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। जब 7, 11 और 13 को इनको गुणा करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 1001, यानी 1001 आ जाता है। अब 1001 को मैं मान लीजिए किससे गुणा करता हूँ, मान लीजिए 1 2 3 से गुणा करता हूँ, 1 2 3 से, तो ये हमें क्या दे देता है 1 2 3 1 2 3, यानी नंबर रिपीट हो जाता है। यानी जब आप 101 से 1001 से किसी भी संख्या को आप 3 अंकों की संख्या को इससे गुणा करते हो तो वो संख्या जो है रिपीट हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, इस संख्या को 576 से गुणा कर दिया, 1001 को मैंने क्या किया 576 से गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा 576 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे रिपीट हो जाती है संख्या, और रिपीट हो जाती है संख्या यानी इस जो रिपीट हुई संख्या है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यदि मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या 754 लिखी हुई है, तो गुणा में क्या है उसके 1001 लिखा हुआ है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 754 और 754, इस तरीके से ये इसका गुणा आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 754 यानी कोई संख्या इस तरीके से रिपीट हो रही है 3 अंकों की, तो इसका मतलब वो 1001 उसका एक गुणनखंड होगा, यानी वो 1001 से कट जाएगी। अब मैं क्या इस पूरी संख्या को 1001 से भाग दूं, तो इसे भी 1001 से भाग देना पड़ेगा, या इसे कह दीजिए या इसे कह दीजिए, एक ही बात है। तो ये 1001 से कट जाएगी, तो ये संख्या भी 1001 से पूरी तरह से कटेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यदि कोई संख्या रिपीट हो रही है तो वो 1001 से कटेगी, 3 अंकों की होनी चाहिए। यदि कोई रिपीटेशन से बनी संख्या है तो वो 1001 से कटेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो 7 से कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। अब जैसे मान लीजिए कई बार हमें नंबर लिख के इस तरीके का एक बार प्रश्न पूछा गया कि ABC कोई एक संख्या है, तो बताइए निम्न में से ये किससे डिविजिबल होगी। इस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया है कि ABC और ABC कोई संख्या है, तो यह निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी। और ऑप्शन मान लीजिए हमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि ये 7 से डिविजिबल है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि ये 13 से डिविजिबल है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि ये क्या है, ये हमें 11 से डिविजिबल है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि ये जो है वो 1001 से डिविजिबल है। तो ये यहाँ पे हमें ऑप्शन के अनुसार अपना आंसर चुनना है। यहाँ पे केवल 7 दे रखा है, तो केवल 7 से नहीं, जब भी कोई संख्या आप देखोगे 3 अंकों की ये, 3 अंकों की ये, यानी ये संख्या रिपीट हो रही है, एक ही संख्या है, 3 अंक इसमें वापस 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 1001 से गुणा करने से आई होगी। तो 1001 से जब गुणा करने से आई है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें 1001 का भाग जाएगा, और 1001 क्या है, किसका गुणा होता है, 7, 11 और 13 का गुणा होता है। इसका मतलब 1001 का भाग जाएगा, 7, 11 और 13 का भाग जाएगा। इसका मतलब 7 का भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। अब ऑप्शन हमें एक ही चूज करना है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले को, क्योंकि ये 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वैसे 7 से भी हो जाएगी, 13 से भी हो जाएगी, 11 से भी हो जाएगी। यहाँ पे ओनली यदि शब्द लिख दिया जाए कि ओनली 7, ओनली 13 और ओनली क्या है 11, तो फिर हमें क्या है, इससे हमें ये वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना था 1001 से। ठीक है,
ओनली 7 से नहीं, 7 से तो हो जाएगी, 7 से भी कट जाएगी ये संख्या, लेकिन अकेले 7 से नहीं कटेगी। 7 के अलावा 13 और 11 से भी कटेगी, अकेले 13 से नहीं। यहाँ पे केवल 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल 11 लिखा हुआ है, और ये 1001 में तो तीनों ही आ गए, तो हमारा राइट आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा। इस तरीके से क्या है क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बेहद आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या में 1 2 3 दे दी और दूसरी संख्या 1 2 3, और हमसे पूछ रहा है कि ये संख्या जो है निम्न में से किससे डिविजिबल होगी। एक ऑप्शन हमें 7 दे रखा है, एक 11 दे रखा है, एक क्या है 7 और 11 दोनों दे रखा है, और एक हमें दे रखा है 15। तो हम जानते हैं कि ये संख्या 1001 से गुणा होकर के बनी होगी, रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये 7 से भी डिविजिबल होगी और 11 से भी, यानी ये दोनों से ही डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से क्या हम प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यदि कोई संख्या हमारे पास, कोई भी हमारे पास संख्या एक लिख दी जाए, मान लीजिए 7 5 और 9 लिखा हुआ है, फिर आगे 7 5 और 8 लिखा हुआ है, इस तरीके से कोई संख्या है हमारे पास। अब हमें इसको चेक करना है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो सबसे पहले 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल की हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या है, पहले अंक से स्टार्ट करना है, एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ते जाना है। तो 5 को छोड़ दिया, 9 इनको जोड़ना है, 7 और 9 कितने हो जाएंगे 16, फिर 16 और 5 कितने हो जाएंगे, 16 और 5 कितने 21। तो यहाँ पे इनका जोड़ कितना आ गया 21। फिर हमें क्या जोड़ना है, बाकी जो अंक बच गए, तो यहाँ पे आप देखिएगा 5 और 7 कितने 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20। तो इनका जोड़ कितना बना 20। इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। यानी जो भी हमारे पास संख्या है उसमें जो ऑड प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं और जो इवन प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं, यानी जो सम स्थान पे डिजिट आ रहे हैं और जो विषम स्थान पे डिजिट आ रहे हैं, उन दोनों के डिजिट का योग करके उनका अंतर ले लेना है। तो उनका अंतर लेंगे हम, जैसे दोबारा फिर देखिए 7 में ये 9 को जोड़ दिया, ये पहले नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे। तो इस तरीके से विषम संख्याओं वाले नंबर पे आने वाले हमें संख्याओं को अलग जोड़ लेना है, सम संख्या पे आने वाले डिजिट को हमें अलग जोड़ लेना है। तो 7 और 9 को जोड़ा 16, 16 और 5 21, तो 21 आ गया। उसके बाद 5 और 7 कितने हो गए, 5 और 7 12, 12 और 8 कितने 20। इन दोनों का डिफरेंस यानी बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा 1। यदि इनका अंतर जो है, यदि इनका अंतर जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो फिर वो संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। अब देखते हैं 1 आया, तो 1 तो 11 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 154 और फिर आगे मान लीजिए 154 लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 1 4 और 1 5 और 5 और 5 कितने 10। तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना बना 10, डिजिट सम नहीं, इनके जो ऑड प्लेस का सम है वो कितना बन गया 10। अब यहाँ पे 5 और 1 6, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो यहाँ पे भी कितना बना 10। तो 10 में से 10 घटाएंगे 0। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 में 11 का भाग कर सकते हैं, तो आंसर क्या आता है 0 आता है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। तो बस इतना सा नियम है 11 के लिए कि आपको क्या है, सम स्थान के अंकों को अलग जोड़ लेना है, विषम स्थान के अंकों को अलग जोड़ लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। या तो डिफरेंस क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल यानी 11 के पहाड़े में आने वाला कोई आना चाहिए। 11 22 और 33, ठीक है, और 44 ऐसा कोई आ सकता है। ठीक है, जो 11 से पूरी तरह से कट जाए तो वो संख्या जो है 11 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो ये थे हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल 7, 11 और 13 की। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल के लेक्चर में हम इस पे बेहद शानदार जो आज तक के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनका जो हल करने का तरीका है वो बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, बढ़िया से बढ़िया अप्रोच क्या हो सकती है, और ये जो सारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा अभी तक, और ये उसमें उन क्वेश्चनों को हल करने में किस तरीके से काम आएंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के विस्तार पे हम चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या जो है उसका दशमलव प्रसार कैसे होता है, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, अशांत दशमलव क्या होता है, ठीक है, उस पर हम वापस एक बार फिर से डिटेल चर्चा करेंगे, उस पर भी प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।